सीरीज, ठीक टाइम है। सीरीज। टाइम सीरीज होता है क्या है? टाइम सीरीज इज नथिंग बट डेटा अरेंज्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, दैट्स इट। क्या होता है टाइम सीरीज? डेटा अरेंज्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीनिंग व्हाट? टाइम वाइज। जैसे सपोज कोई कंपनी है, उसका 2012 से लेके 2018 तक का हमको क्या दिया हुआ है? प्रोडक्शन दिया हुआ है। सपोज 2012 में कंपनी का प्रोडक्शन था 2.3 टन्स, 2.3 थाउजेंड टन्स। फिर 2013 में था 3.1 थाउजेंड टन्स, फिर 4.3, फिर 4.1, फिर 2.8। ऐसे अलग अलग ईयर में हमको अलग अलग उनके प्रोडक्शंस की वैल्यूज दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा को क्या किया हुआ है? ईयर वाइज अरेंज किया हुआ है, मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है। तो दिस इज नोन एज दी, बोलो क्या बोलते हैं? टाइम सीरीज। टाइम सीरीज, या अच्छा। टाइम सीरीज का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ये डेटा तो मेरे पास है कहाँ से? 2012 से लेके 2018 तक का। तो इस डेटा को स्टडी करके हमको क्या करना होगा? फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना होगा। पास्ट का डेटा स्टडी करके व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर। जैसे मान लो ये डेटा देखिए, वो कंपनी चाहती है एस्टिमेट करना कि 2020 में प्रोडक्शन कितना होगा, ठीक है। तो ये प्रिडिक्शन की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं? यूजिंग टाइम सीरीज एनालिसिस। वो कैसे करना है, क्या फॉर्मूला है, क्या रूल्स है, वो अभी आगे हम देखेंगे। बट ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है टाइम सीरीज का? टू स्टडी द पास्ट, टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर। फ्यूचर, एनालाइज द पास्ट टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर। और इसमें एक खास बात क्या है? डेटा कौन से ऑर्डर में अरेंज्ड है? डेटा इज अरेंज्ड इन क्रोनोलॉजिकल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ऑर्डर, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखो कुछ थ्योरी पार्ट है, वो भी कई बार तुम लोगों को एमसीक्यूज में या ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है। तो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स तुम लोगों को मार्क कर रहा हूँ, वो तुम लोग एक एक करके लिखते जाओ, और उसके बाद फिर एक्सरसाइज पे हम लोग प्रोसीड करेंगे, ठीक है। ये सबसे पहले ये तुम लोग को डेफिनेशन दिख रहा है। Time series is a sequence of observations made on a variable at regular time intervals over a specified period of time. अब ये रेगुलर टाइम इंटरवल क्या? यहाँ पे मैंने ईयरली लिया है ना, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, 14 के बाद 15। तो कई बार ये मंथली भी हो सकता है, मंथली बेसिस पे, या कई बार ये क्वार्टरली बेसिस पे भी हो सकता है, 3-3 महीने में, या वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे। तो ये इंटरवल कुछ भी हो सकता है, बट अपने को जो भी सिलेबस में दिया उसमें हमेशा इंटरवल क्या होगा? ईयर वाइज। दो वैल्यूज के बीच में गैप हमेशा कितने साल का होगा? 1 साल का। बट ये जरूरी नहीं कि हमेशा साल भर का ही गैप हो। इट कैन बी ए गैप ऑफ मंथ और ए वीक और ए क्वार्टर और 6 मंथ्स, एनीथिंग। बट हमको क्या करना है? वी आर रिस्ट्रिक्टेड ओनली विथ ईयरली डेटा। गॉट इट? What is time series? Time series is a sequence of observations made on a variable at regular time intervals over a specified period of time, ठीक है। तो अभी सबके पास पेन, तो सारे स्टेप्स रेडी है एवरीवन? बोलो बोलो बोलो। यस सर। तो सबसे पहला हेडिंग दे दो टाइम सीरीज, उसमें पॉइंट नंबर 1 डेफिनेशन लिखो ये। और उसके बाद इसमें देखो 3 चीज अपने को करना है, यहाँ ऊपर ही मैं बता देता हूँ पहले, उसके बाद तुम लोग। एक तो इसका इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन है, फिर उसके बाद इसके मैथमेटिकल सॉरी कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज है ये 4। ये क्या होता है ये भी अभी हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। देन देयर आर 2 मैथमेटिकल मॉडल्स। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट देखो जो अपने को एक्सरसाइज में करना है ना, वो ये है, क्या है? मेजरमेंट ऑफ सेक्युलर ट्रेंड। मेजरमेंट ऑफ सेक्युलर ट्रेंड, ग्राफिकल मेथड, मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस और
मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, ये तीनों चीज अपने को एक्सरसाइज में सॉल्व करना है, ठीक है, और ये पूरा थ्योरी पार्ट है। ऑलराइट, तो ये ओवरऑल समझ में आ गया तो समझ लो अपना टाइम सीरीज कंप्लीट। और एक अच्छी बात क्या है, इसमें कितनी एक्सरसाइज है इस चैप्टर में? सिर्फ एक ही एक एक्सरसाइज, एक्सरसाइज। ओनली वन एक्सरसाइज, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद डेफिनेशन फर्स्ट, ये लिख लो और हो जाए तो बोलो, फिर मैं एक एक पॉइंट आज में आगे ऐड करते जाता हूँ, ठीक है। ठीक है, आई होप एवरीवन इज डन विद दिस डेफिनेशन। हाँ, उसके बाद ये लिखने के बाद ना नेक्स्ट पैराग्राफ में ये लिख लेना, ये दिख रहा है? The main objective of time series analysis is to understand, interpret, and assess chronological changes in values of a variable in the past so that reliable predictions can be made about its future values. Okay? डेफिनेशन के नीचे वापस से सेकंड पॉइंट बना के ये लिख लेना, ठीक है? डन गाइस, डन। देखो, कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज में सबसे पहला सब पॉइंट क्या है? सेक्युलर ट्रेंड। और उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? कैपिटल टी से, ठीक है। लिखते जाओ, कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज, उसमें फर्स्ट इज सेक्युलर ट्रेंड, देन सेकंड इज सीजनल ट्रेंड और सीजनल वेरिएशन, मैं यहाँ लिख देता हूँ चाहिए तो। कंपोनेंट्स टाइम सीरीज, फर्स्ट इज seasonal trend, second is, sorry, first one was secular trend, second is seasonal trend or seasonal variation represented with S, third is cyclic variation। साइक्लिक में देखो, ये एक छोटा सा ग्राफ बना देना, देखो ज्यादातर केसेस में क्या होता है मालूम है? जैसे कोई कंपनी है, वो हमेशा अच्छा प्रोग्रेस करे ये जरूरी नहीं है, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, करेक्ट? यस और नो? यस सर। अपनी इंडिविजुअल लाइफ के बारे में भी अगर हम बात करें तो हमेशा स्टेडी नहीं चलती है चीज, कभी अप्स कभी डाउन्स चलते ही रहते हैं, ठीक है। तो सपोज कोई कंपनी जो है वो प्रोग्रेस कर रही है, 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 करते करते वो क्या होता है, अपने एक पीक पे पहुंच जाती है। अब पीक पे पहुंचने के बाद वो फर्दर प्रोग्रेस नहीं करेगी, फिर उसमें क्या होएगा? डिक्लाइन स्टार्ट हो जाएगा। तो डिक्लाइन होते 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 अपने लीस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगी, और फिर वापस लीस्ट पॉइंट पे पहुंचने के बाद फिर वो it start again increasing, 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 again the same process is getting repeated। तो ये जो हाईएस्ट पीक वैल्यू है ना यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं? प्रॉस्पेरिटी। इसको क्या बोलते हैं? प्रॉस्पेरिटी। पीक पे पहुंचने के बाद फिर क्या होता है? ये जो डिक्लाइन है ना, इसको बोलते हैं रेसेशन। क्या बोलते हैं इसको? रेसेशन। रेसेशन। रेसेशन के बाद क्या होगा? वो कम होते 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 अपने लोएस्ट पॉइंट पे आ जाएगा। लोएस्ट पॉइंट को क्या बोलते हैं? डिप्रेशन। ये रेसेशन था।
लोएस्ट पॉइंट पे आ जाएगा डिप्रेशन, और डिप्रेशन के बाद वापस जो अपने ओरिजिनल वैल्यू की तरफ वो बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं रिकवरी। इसको क्या बोलते हैं? रिकवरी। फिर रिकवर करते 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 वो वापस कहां पर पहुंच जाएगा? प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी तक। तो साइक्लिक वेरिएशन के कितने सब पार्ट्स होते हैं? 4। प्रॉस्पेरिटी, रिसेशन, डिप्रेशन और रिकवरी। अच्छा देखो, डेफिनेटली जब भी हम टाइम सीरीज का डेटा एनालाइज करें तो हमको हमेशा दिखेगा कि जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे जो भी हम लोग पर्टिकुलर को स्टडी करें उसकी वैल्यू भी चेंज हो रही है। जैसे मैंने स्टार्ट में एक एग्जांपल दिया था, किसी कंपनी का प्रोडक्शन है तो ईयर के साथ साथ उस कंपनी का प्रोडक्शन क्या हो रहा था? चेंज हो रहा था, करेक्ट? तो वो जो चेंज है ना, चेंज होने के बहुत सारे केसेस हो सकते हैं या बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। एक रीजन है सेक्युलर ट्रेंड। अब सेक्युलर मतलब क्या? जैसे मान लो कोई कमोडिटी का प्राइस है, तो वो प्राइस यूजुअली क्या होता है किसी भी कमोडिटी का? जैसे बढ़ता है। 2018 में किसी कमोडिटी का प्राइस 25 रुपया था, तो तुम लोगों को क्या लगता है 19 में वो 25 रुपए से बढ़ा ही होगा ना? ज्यादातर केसेस में बढ़ता ही है, बहुत रेयर केसेस में कम होता है। तो हमको कुछ चीजों का आइडिया होता है कि ये चीजें हमेशा बढ़ती हैं या कम होती है, उसमें कोई अपने को रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है, फिक्स्ड होता है। तो प्राइस कैसा है किसी भी चीज का? यूजुअली बढ़ता है, बराबर? यस और नो? यस सर। ठीक है। इलिटरेसी रेट क्या होता है? इलिटरेसी रेट कंट्री में बढ़ रहा है क्या कम हो रहा है? कम हो रहा है। कम हो रहा है। तो कुछ चीजें प्री डिफाइंड है, मतलब उसी फॉर्म में चलती है, उसमें अपने को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो उसको क्या बोलते हैं? सेक्युलर ट्रेंड। क्या बोलते हैं उसको? सेक्युलर ट्रेंड। सेक्युलर ट्रेंड मतलब फिक्स्ड है, या तो कुछ चीजें इंक्रीज होती हैं टाइम के साथ साथ, या तो कुछ चीजें डिक्रीज होती है। फिर सेकंड क्या है? सीजनल ट्रेंड। सीजनल मतलब देखो, जैसे अभी मैं सेल्स ऑफ अम्ब्रेला की बात करूं, ठीक है, तो ये रेनी सीजन में एकदम शूट हो जाएगा, बराबर? रेनी सीजन में सेल्स बहुत ज्यादा होएगा, और नॉन रेनी सीजन में क्या रेगुलर हो रहा है, जितना भी जैसे भी होता है वैसे होएगा। बट पीक पे कब पहुंच जाएगा वो अपने? बोलो। रेनी सीजन रेनी में। सीजन। वैसे ही जो मिठाई है, स्वीट्स, कोई फेस्टिवल सीजन है, फेस्टिव सीजन आया तो उसका जो कंजम्पशन है बढ़ जाता है, मतलब सेल्स बढ़ जाता है। फिर जैसे फेस्टिव सीजन गया फिर वो अपना रेगुलर तरीके से बिकता है, बराबर? तो ये कौन सा ट्रेंड होता है, ये कौन सा वेरिएशन होता है जो सीजन के साथ चेंज होता है, उसको बोलते हैं सीजनल वेरिएशन। और साइक्लिक वेरिएशन तो अभी मैंने बता दिया कि कोई भी कंपनी या कोई भी इंडिविजुअल भी हमेशा इन 4 फेजेस के थ्रू गुजरता है: प्रॉस्पेरिटी, रिसेशन, डिप्रेशन और रिकवरी। और फोर्थ वन इज इरेगुलर वेरिएशन। अब इरेगुलर मतलब समझेगा ही नहीं कि बढ़ रहा है या घट रहा है। ये ज्यादातर किस वजह से होता है? अभी जैसे देखो, कोविड की वजह से बहुत सारे बिजनेस ठप हो गए, बराबर? जैसे मान लो कोई कंपनी थी, 2017 में उनका सेल्स था 2.5 करोड़ रुपए का, 2018 में उनका सेल्स था 3.2 करोड़ का, 2019 में उनका सेल्स था 3.9 करोड़ का। तो अभी वो कंपनी ने क्या सोचा होगा कि 2020 में भी यार यही ट्रेंड है, बढ़ रहा है। और ये डेफिनेटली कौन सा ट्रेंड था? सेक्युलर था। कौन सा ट्रेंड था? सेक्युलर। लेकिन अचानक 2020 में क्या हुआ? कोरोना आया, तो ये कंपनी के सेल्स पे भी अफेक्ट किया होगा। तो मान लो उसका सेल जो है 3.9 से घट के हो गया 2.1, बराबर? तो ये क्यों हुआ? एक अनफोर्सिन सर्कमस्टांस की वजह से हुआ, कोविड की वजह से। तो किसी ने सोचा नहीं था कि 3.9 के बाद 2.1 पे आ जाएगा। उन लोग ने ऐसा सोचा होगा 4.4 होगा, 4.5 होगा, ऐसा कुछ होगा। बट वो अचानक से गिर गया, क्यों हुआ? कोविड। बट अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस है, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो इसको क्या बोलते हैं? बोलो, क्या बोलते हैं?
irregular irregular variation. variation. क्लियर है? तो ये सब पॉइंट्स देखो, याद रखना। कंपोनेंट्स ये 4 है, उसमें साइक्लिक के कितने पैरामीटर्स है? 4। प्रॉस्पेरिटी, रिसेशन, डिप्रेशन और रिकवरी। और बाकी ये चारों तो एकदम अंडरस्टूड है, सेक्युलर, सीजनल, साइक्लिक, इरेगुलर। तो दीज आर कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज। और कंपोनेंट के बाद देखो नेक्स्ट है मैथमेटिकल मॉडल्स ऑफ टाइम सीरीज। ठीक है, उसमें कितना मॉडल्स है? 2। एक एडिटिव मॉडल और एक मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। ये क्या होता है, ये मैं बाद में तुम लोगों को वापस से एक एग्जांपल के थ्रू समझा दूंगा, बट अभी फिलहाल सिर्फ लिख के रख लो। कंपोनेंट्स के बाद नेक्स्ट हेड क्या आएगा? मैथमेटिकल मॉडल्स ऑफ टाइम सीरीज, एडिटिव मॉडल, और सेकंड कौन सा है? बोलो, सेकंड कौन सा है? बोलो बोलो बोलो। Multiplicative. हाँ, मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। लिख लिया एडिटिव मॉडल, मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। अब इसके बाद फाइनली हम आ जाते हैं अपना जो फॉर्मूला है उस पे। तो हेडिंग दो फॉर्मूले, अब ब्रैकेट में लिखो लीस्ट स्क्वायर मेथड। कौन सा मेथड बोलते हैं? ये लीस्ट स्क्वायर मेथड का बेसिक आइडिया क्या मालूम है? जैसे देखो, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल अगर लूं, ये दिख रहा है, इसमें क्या दिया हुआ है ये क्वेश्चन में? ईयर और प्रोडक्शन। कहां से कहां तक? 1962 से लेके 1972 तक, बराबर। तो ये डेटा को यूज करके वो मान लो हमको बोल रहा है कि 1975 में प्रोडक्शन क्या होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, ये पास्ट का डेटा एनालाइज करके फ्यूचर को क्या करना चाहते हैं? प्रिडिक्ट करना चाहते हैं। तो वो किसके थ्रू करेंगे? हम लीस्ट स्क्वायर मेथड के थ्रू। अब वो कैसे काम करता है वो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा, बट उसके लिए ये देखो कुछ पॉइंट्स है जो तुम लोग को पता होने चाहिए। इसमें पहला है, या फॉर्मूले ये भी बोल सकते हो, सम ऑफ y, ये पहली इक्वेशन है। फिर ठीक है, ये 4 पॉइंट्स है देखो लीस्ट स्क्वायर मेथड में। ये जो फर्स्ट और सेकंड है ना, इनको बोलते हैं नॉर्मल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? बोलो, इन दोनों को क्या बोलते हैं? Normal equation. नॉर्मल इक्वेशन। और ये थर्ड वाले को बोलते हैं ट्रेंड वैल्यू इक्वेशन। ठीक है, और ये कुछ पॉइंट है जो काम आएगा अभी हम जब 4.1 स्टार्ट करेंगे।
पहले लिख लो, फिर हम एक एक करके प्रॉपरली इसको चेक करते हैं क्या करना है, कैसे करना है। ठीक। लिख लिया सबने चारों इक्वेशंस, चारों पॉइंट्स? यस सर। ठीक है। अब देखो, ओवरऑल अपने को एक्सरसाइज में ना टोटल 5 ही टाइप के क्वेश्चन है। कितने? 5। पहला है 3 ईयरली मूविंग एवरेज। दूसरा है 4 ईयरली मूविंग एवरेज। तीसरा है 5 ईयरली मूविंग एवरेज। फोर्थ इज लीस्ट स्क्वायर मेथड, ऑड ऑब्जर्वेशंस। फिफ्थ है लीस्ट स्क्वायर मेथड, इवन ऑब्जर्वेशन। बस कितने क्वेश्चन करने अपने को? बोलो। 5। 5। अभी जो 3 ईयरली मूविंग एवरेज है ना, ये हमको क्या बताता है कि हर 3-3 साल में क्या एवरेज बनता है, जो भी दिया है। जैसे यहाँ पे प्रोडक्शन दिया है, तो हर 3-3 साल का एवरेज कितना है। 4 ईयरली में हर 4-4 साल का एवरेज कितना है। 5 ईयरली मतलब क्या, हर 5-5 साल में एवरेज क्या है। और लीस्ट स्क्वायर मेथड का काम क्या है? डेटा को स्टडी करके फ्यूचर को क्या करना, प्रिडिक्ट करना। उसमें दो केस हो सकते हैं। कभी कभी अपने को ऑड ऑब्जर्वेशन दिया हो सकता है, जैसे इस केस में देखो ऑड ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 ऑब्जर्वेशन ऑड है। और कुछ केस में अपने को इवन ऑब्जर्वेशन दिए हो सकते हैं। ठीक है, तो बस यही 5 क्वेश्चन करने। तो ये 5 क्वेश्चन किया तो समझ लो अपना चैप्टर कंप्लीट। दैट्स इट। अब कैसे करना है? लेट्स स्टार्ट विथ 4.1। अब देखो, टेक्स्ट बुक में जो ऑर्डर है ना, थोड़ा सा गड़बड़ दिया है, तो अपन टेक्स्ट बुक के ऑर्डर से नहीं जाएंगे। विल गो बाय दिस। ये दिख रहा है, तुम लोग भी चाहिए तो लिख लो। ये फॉर्मूला लिखा ना, उसके नीचे लिख लो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस: 3 ईयरली, 4 ईयरली, 5 ईयरली, लीस्ट स्क्वायर मेथड ऑफ, लीस्ट स्क्वायर मेथड, इवन ऑब्जर्वेशन। ठीक है,
डन गाइस, लिख लिया? लिख लिया सर। अब एक्सरसाइज 4.1 लिखो, बट क्वेश्चन कैसे लिखना है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन लिखो, यही क्वेश्चन नंबर 1 को ऐसे ही रहने दो, जैसा दिख रहा है ना ये। और इसमें बोल क्या रहा है मालूम है? फिट ए ट्रेंड लाइन बाय ग्राफिकल मेथड टू द अबव डेटा। इसका मतलब क्या है? ये जो भी डेटा दिया ना उसको हमको पहले तो क्या करना है, ग्राफ पे प्लॉट करना है और उसके बाद एक ट्रेंड लाइन फिट करना है। इसका मतलब क्या होता है, उसके लिए, उसको समझने के लिए पहले तो मैं क्या कर देता हूँ, ये जो भी अपने को इन्फॉर्मेशन दी हुई है ना इसको मैं ग्राफ पे प्लॉट करता हूँ। देखो, ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए हमको चाहिए दो एक्सिस, करेक्ट? ये अपना y एक्सिस है और ये x एक्सिस, ठीक है? x एक्सिस पे हम क्या ले लेंगे, बोलो? Years. यस। और y एक्सिस पे क्या ले लेंगे? Production. प्रोडक्शन। अच्छा, ईयर तो एक एक ईयर के गैप पे, इंटरवल पे चल रहा है, एक यूनिट के 62, 63, 64। तो x एक्सिस पे स्केल क्या ले सकते हो, 1 सेंटीमीटर को 1 ईयर बराबर, 1 सेंटीमीटर इज 1 ईयर। और y एक्सिस में देखो, अगर ध्यान दे दो तो मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू 10 है। तो y एक्सिस पे भी हम 1 सेंटीमीटर को क्या ले सकते हैं, 1000 टन। ये क्योंकि ये 0,000 टन है, ये 1000 टन है, तो y एक्सिस पे हम क्या ले लेंगे, 1 सेंटीमीटर को 1000 1,000 tons. टन, करेक्ट? तो ये ऐसा आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 ओरिजिन। अच्छा, अभी ओरिजिन अगर ये 0 है तो x एक्सिस पे भी 0 के बाद 1 आना चाहिए, बराबर? बट हमको ईयर कहाँ से चाहिए, 1962. तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, हम एक जंपर लगा देंगे, क्रिंक मार्क जिसको बोलते हैं। और फिर ये पहली वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 और फाइनली 72, करेक्ट? ये 1000, 2000 टन, 3000, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये अपना प्रोडक्शन है, ये है ईयर्स। ओके, अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्लॉट करना है। देखो 62 पे तो 0 ही है, वेरी गुड, ये 62 पे 0 आ जाएगा। फिर 63 पे वापस कितना है, 0। फिर 64 पे कितना है, 1। 65 पे भी 1। 66 पे 4। 67 पे 2। फिर 68 पे वापस 4। 69 पे कितना है, 9। 69 पे सीधा यहाँ आ जाएगा। 70 पे 7। 71 पे 10 और 72 पे 8। करेक्ट है, सिर्फ मैंने प्लॉट कर दिया। अब इन पॉइंट्स को क्या करो, कनेक्ट करो। दो पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू कनेक्ट कर देगा। करेक्ट, करेक्ट। अब देखो, इसके बाद हमको क्या करना है, एक अंदाजे से ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो इन सारे पॉइंट्स को कवर करते हुए जाए या सारे पॉइंट से बहुत ज्यादा क्लोज हो। तो ओवरऑल तो हमको समझ में आ गया कि ये ट्रेंड कैसा इंक्रीजिंग ट्रेंड है। देखो यहाँ 0 से स्टार्ट होते 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 यहाँ तक पहुंच गया। तो बीच बीच में कहीं पे ड्रॉप भी हो रहा है, बट ओवरऑल अगर मैं एक ट्रेंड की बात करूं तो तुम लोगों को क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है. बढ़ रहा है। तो ओवरऑल ऐसा चल रहा है ना ये ग्राफ, ऐसा ऐसा, बराबर?
तो हमको सिर्फ क्या करना है, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन अभी ड्रॉ करनी है जो इन सारे पॉइंट्स को बहुत क्लोज होते हुए पास हो। तो यहाँ पे देखो मैं एक लाइन बना रहा हूँ, एक अलग कलर से बनाता हूँ तो डिस्टिंग्विश कर सकते हो तुम लोग। दिख रहा है? ये मैंने क्या किया, एक अंदाजे से लाइन बनाया। अब ये देखो सबका अंदाजा अलग अलग हो सकता है, जरूरी नहीं कि सबको सेम ऐसे ही लाइन बने। तो ये मैंने अपने अंदाजे से क्या बना दिया है, एक ट्रेंड लाइन। कौन सी लाइन बोलो, कौन सी लाइन? ट्रेंड लाइन। तो ये ट्रेंड लाइन क्या कर रही है, ओवरऑल इसका ट्रेंड रिप्रेजेंट कर रही है, मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू तक। मतलब ओवरऑल ये जो भी डेटा है ये बढ़ते बढ़ते बढ़ते, कम से बढ़ते 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 ऐसा चलता जा रहा है। क्लियर? क्लियर एवरीवन? Yes, sir. लिख लो क्वेश्चन नंबर 1। डन एवरीवन? Yes, sir. ठीक है, ये अपना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था। ठीक है, आगे बढ़ू? बोलो आगे बढ़ू? Yes, sir. हाँ, अभी क्वेश्चन नंबर 2 में हेडिंग क्या दो, 3 ईयरली मूविंग एवरेज। क्या हेडिंग दो? ऐसा ऊपर हेडिंग दे दो, 3 ईयरली मूविंग एवरेज। ठीक है, और नीचे क्या लिखो, फाइंड 3 ईयरली मूविंग एवरेज फॉर द फॉलोइंग डेटा। डेटा कौन सा है, यही। ठीक है, डेटा इज दिस। बना लो ये भी, ईयर प्रोडक्शन वैल्यूज। ठीक है, तो इस डेटा के लिए अभी पहले मैंने क्या किया, ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट किया था, और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके वी ड्रॉ ए ट्रेंड लाइन। करेक्ट? अब यही डेटा को यूज करके हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, बोलो 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 बोलो। 3 yearly moving average. ईयरली मूविंग, वेरी इजी क्वेश्चन। देखो अभी इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे लिख देता, चलो यहीं लिख देता हूँ इसका सॉल्यूशन। ईयर, और यूजुअली ईयर को क्या बोलते हैं या किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से। और जो भी उसके साथ पर्टिकुलर दिया, जैसे यहाँ पे प्रोडक्शन दिया, उसको क्या बोलते हैं, वाई। ठीक है, ये अपने पास ईयर है, कहाँ से कहाँ तक, 1962 से लेके कहाँ तक है, 1972 तक। और करस्पॉन्डिंग प्रोडक्शंस क्या है, 0 0 1 1 4 2 4 9 7 10 और 8। ठीक है, अब हमको क्या फाइंड करना है, 3 ईयरली मूविंग एवरेज। 3 ईयरली मूविंग एवरेज मतलब कि हर 3 साल के गैप में उस कंपनी के प्रोडक्शन का कितना एवरेज है। तो 3 ईयरली एवरेज फाइंड करने के लिए देखो हमको सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, 3 ईयरली टोटल। क्या फाइंड करना पड़ेगा, 3 ईयरली टोटल। टोटल। तो 3 ईयरली टोटल कैसे मिलता है मालूम है, जिस ईयर के लिए हम कर रहे हैं ना, हमारे पास वो साल का डेटा होना चाहिए, उसके पहले साल का डेटा होना चाहिए, और उसके बाद वाले साल का। जैसे अगर मुझे 1962 का फाइंड करना है 3 ईयरली टोटल, तो आई शुड हैव 1961 का डेटा एज वेल एज 1963 का डेटा। बट अनफॉर्चुनेटली कि 1962 के लिए हमारे पास प्रीवियस ईयर का डेटा नहीं है। है क्या 1961 का डेटा हमारे पास, बोलो? नहीं है. तो इस पर्टिकुलर ईयर का 3 ईयरली टोटल फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, एक डैश लगा दिया, मतलब नॉट पॉसिबल। अच्छा, 1963 का पॉसिबल है क्या? हाँ,
क्योंकि 1963 का भी है डेटा हमारे पास, प्रीवियस ईयर का भी है और उसका नेक्स्ट ईयर का भी डेटा है। तो अभी क्या करेंगे, इन तीनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे। तो कितना आएगा टोटल तीनों साल का? 0 + 0 + 1, तो कितना हो जाएगा बोलो? 1. 1। अच्छा, अब 1964 के लिए क्या करेंगे? 64 की वैल्यू, तो उसके पहले साल की वैल्यू, उसके बाद वाले साल की वैल्यू। तो मतलब किन किन वैल्यूज को ऐड करेंगे? ये 64 खुद, इसके पहले 0 है, उसके बाद 1 है, तो 0 + 1 + 1 कितना हो जाएगा? 5. सॉरी, 2. 0 + 1 + 1 2. कितना हो जाएगा? 2। हाँ, फिर नेक्स्ट वैल्यू के लिए यहाँ पे ये 65, तो 1, फिर प्रीवियस ईयर 1 और नेक्स्ट ईयर कितना है? 4. टोटल कितना हो जाएगा? ये 6। तो ओवरऑल आइडिया समझ गया? अच्छा, इसको कंटिन्यू करते करते जब लास्ट 72 पे पहुंचोगे ना, तो 72 में प्रॉब्लम क्या है? अपने पास 72 की वैल्यू है और प्रीवियस वैल्यू है, बट उसकी नेक्स्ट ईयर की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो जैसा फर्स्ट वैल्यू पॉसिबल नहीं थी ना 3 ईयरली टोटल में, वैसे लास्ट वैल्यू भी पॉसिबल, बोलो, नहीं है. नहीं है। और फिर बीच वाली वैल्यू तो तुम लोग को मालूम है, जैसे मैंने यहाँ पे ये कर दिया था ना, इसको, ये 6 कैसे आया था? 1 1 और 4 बराबर। अभी नेक्स्ट वैल्यू रहेगी 1 + 4 + 2, 7 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी? 10 बराबर। फिर 15, फिर 20, फिर 26, फिर 25। आई होप यू नो हाउ टू फाइंड दिस ईयरली टोटल। कोई कंफ्यूजन है किसी को? नहीं ना? और लास्ट कॉलम में क्या बना देंगे? 3 ईयरली मूविंग एवरेज। 3 ईयरली मूविंग एवरेज। अब देखो 3 ईयरली मूविंग एवरेज सीधा सीधा क्या करना है कि जो भी टोटल वैल्यू उसको डिवाइड बाय, बोलो, हाँ 3, तो 1 डिवाइडेड बाय 3 क्या हो जाएगा? 0.33। 2 डिवाइडेड बाय 3 क्या हो जाएगा? 0.666, मतलब 0.67। फिर 2, फिर 2.33, फिर 3.33, फिर 5, फिर 6.67, फिर 8.67, फिर 8.33 और लास्ट वैल्यू अगेन नॉट पॉसिबल। इज दिस क्लियर एवरीवन? इज दिस क्लियर? 3 ईयरली मूविंग एवरेज। तो 3 ईयरली मूविंग एवरेज में फर्स्ट और लास्ट वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। अच्छा, जिसको 3 ईयरली मूविंग टोटल या एवरेज समझ में आ गया ना, तो 5 ईयरली का भी कॉन्सेप्ट सेम ही है। किसका? 4 ईयरली का नहीं है, 5 ईयरली का। 5 ईयरली में क्या है? जिस ईयर का डेटा मुझे चाहिए, सपोज 1962 का डेटा चाहिए या 1962 का 5 ईयरली टोटल चाहिए, तो मेरे पास कौन कौन सी वैल्यू होनी चाहिए? 62 के साथ 61 और 59 और फिर 63 और 64 बराबर। मतलब सेल्फ ईयर, प्रीवियस 2 इयर्स और नेक्स्ट 2 इयर्स। तो क्या 1962 के लिए पॉसिबल होगा 5 ईयरली टोटल? नहीं. No, sir. नहीं। उसी तरह क्या 1963 के लिए भी पॉसिबल होगा? No, sir. नहीं। तो जैसे 3 ईयरली में फर्स्ट और लास्ट पॉसिबल नहीं था ना, वैसे 5 ईयरली में फर्स्ट 2 और Last 2. लास्ट 2 पॉसिबल नहीं है। फिर जैसे यहाँ पे हमने 3 वैल्यूज को ऐड किया था, तो यहाँ पे क्या करेंगे? हम 5 वैल्यूज को ऐड करेंगे और लास्ट में जो एवरेज है, एवरेज के लिए यू हैव टू डिवाइड दैट टोटल बाय 5. 5. 5। तो अभी देखो, क्वेश्चन नंबर 1 ग्राफिकल मेथड था बराबर। क्वेश्चन नंबर 2 के 3 ईयरली मूविंग एवरेज, डेटा मैंने यही वाला लिया है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 तुम लोग खुद से सॉल्व करोगे, सेम डेटा, खाली क्वेश्चन में ऊपर हेडिंग क्या दे दोगे? बोलो, क्या हेडिंग दे दोगे?
5-year moving average. 5 हाँ, yearly और moving डेटा average. को मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, डेटा को वही रख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल करना तो वही है ना, ऐड 5 को ऐड करके डिवाइड बाय 5, तो ठीक है, यही सेम डेटा यूज कर लो और फाइंड 5 ईयर। अच्छा, इसमें लेकिन एक और एक्स्ट्रा काम तुम लोगों को क्या करना है, ये सेम चीज को ग्राफ पे भी प्लॉट करना है। किस पे प्लॉट करना है? ग्राफ पे। देखो, ग्राफ पे प्लॉट करते हो, यहाँ पे सिर्फ क्या ध्यान रखना, इससे पहले जो हमने ग्राफ पे प्लॉट किया था, क्या किया था, 62 पे 0 था, फिर 63 पे भी 0 था, फिर 2 था, फिर सॉरी 1 था, 1 था, 4 था, 2 था, बराबर। ये ऐसे ही कुछ प्लॉट किया था ना हमने, Yes, sir. यस और नो? प्लॉटिंग के बाद ये क्या ओरिजिनल वैल्यूज का प्लॉट है, मतलब जो अपने को ईयर और प्रोडक्शन क्वेश्चन में देता उनको प्लॉट किया है मैंने, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी पहले सेम वही चीज करना है, बट इसके साथ साथ देखो, अभी यहाँ पे सपोज ये मेरा 1962 है और ये 1963 है, तो 1963 पे ये जो फाइनल मैंने 3 ईयरली मूविंग एवरेज फाइंड किया ना, वो कितना है? 0.33. तो 0.33 है ऐसा, क्योंकि ओरिजिनल 0 था, तो 0.33 थोड़ा सा उसके ऊपर आ जाएगा, या यहाँ बनाता हूँ, चलो थोड़ा विजिबल हो जाएगा। ये मान लो 1962 पे ओरिजिनल वैल्यू 0, फिर 1963 पे भी ओरिजिनल वैल्यू 0, बट 1963 पे एवरेज की वैल्यू क्या है? 0.33, तो 0.33 मतलब 0 से थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, बराबर। तो यहाँ पे तुम लोगों को क्या करना है, दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करना है। क्या करना है? दोनों पॉइंट्स को। पहले किसको करेंगे? ओरिजिनल को। तो ओरिजिनल की प्लॉटिंग ऐसे कुछ मिलेगी, ओरिजिनल की प्लॉटिंग ऐसी कुछ मिल जाएगी, ओके। समझ गया, मैंने ऐसे रैंडमली बना दिया। और ओरिजिनल बनाने के बाद फिर ये जो 3 ईयरली मूविंग एवरेज की वैल्यू ना, जैसे 0.33 है, तो उसके बाद 0.67 है, थोड़ा उसके ऊपर, फिर 2 है, थोड़ा उसके ऊपर, फिर 2.33 है, ऐसा कुछ। तो इसको क्या करना, डॉटेड लाइन से ऐसा कनेक्ट करना। किससे कनेक्ट करना? डॉटेड लाइन से। तो एक डॉटेड लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगा? मूविंग एवरेज। और ये जो कंप्लीट लाइन है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ओरिजिनल डेटा। इज दिस क्लियर एवरीवन? बोलो, क्लियर है? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. पक्का पक्का एवरीवन? साक्षी, Yes, अद्वैत, sir. चेतन, अथर्व, आसिया, चिन्मय, इथैन, जेंसी, माही, प्रीतिश, राहुल, रुचिता, साहिल, सानिका, सिद्धि, सुमित। आई होप एवरीवन इज अंडर। देखो, एकदम सिंपल रूल है, बेसिक एल्जेब्रा हम लोग को ऐड करके एवरेज निकालना है और पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करना है, दैट्स इट। तो अभी जो चीज मैंने यहाँ पे 3 ईयरली मूविंग एवरेज के लिए किया है, नेक्स्ट तुम लोग वही सेम चीज किसके लिए रिपीट करोगे? 5 yearly. 5 हाँ, yearly और Five moving डेटा yearly. वही average. यूज करोगे, वही मतलब ये वाला दिख रहा है, यही वाला डेटा यूज करके खाली ऊपर हेडिंग क्या दे देना, 5 ईयरली मूविंग एवरेज, ठीक है। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? नहीं ना? ठीक है, चलो कंप्लीट करो। तो लिख लिया सबने? 3 ईयरली, 5 ईयरली हो गया सबका? नहीं, sir. 3 ईयरली हो गया? 3 ईयरली देखो, ग्राफ के साथ करना है। 3 ईयरली, फिर उसका ग्राफ, और फिर 5 ईयरली एंड उसका ग्राफ। ठीक है, करो करो करो, हो जाए तो बोलो, तो फिर हम लोग 4 ईयरली मूविंग एवरेज स्टार्ट करेंगे। डन एवरीवन? 3 ईयरली, 5 ईयरली, हेलो 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 हेलो।
कर रहे अच्छा रुको, अभी 3 ईयरली तो सबने कर ही लिया होगा, यस और नो? हैं। यस सर। Yes, 5 ईयरली नहीं भी हुआ है ना कंप्लीट, तो थोड़ा उसके लिए जगह छोड़ दो। प्रोसेस तो तुम लोग को समझ में आ गया ना? मैं अभी तुम लोग को एक 4 ईयरली भी बता देता हूँ, ठीक है, कैसे करना है। देखो 3 ईयरली और 5 ईयरली में एक एडवांटेज क्या था ऑड ऑब्जर्वेशन से, और अभी 4 ईयरली में थोड़ा सा सिस्टम चेंज हो जाएगा। कैसे करना है उसके लिए देखो, मैं ब्लैंक पेज शेयर कर लेता हूँ, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4, ठीक है। 4 ईयरली मूविंग एवरेज, ठीक है। अच्छा डेटा वही सेम, वही वाला यूज कर रहे हैं, ओके। जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो डेटा है ना, वही डेटा हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। इसमें को करना क्या मालूम है, जब ईयर्स और प्रोडक्शन की वैल्यूज लिखोगे ना, तो एक एक लाइन छोड़ के लिखना है, ठीक है। 1962, 1963, बीच में देखो एक लाइन का गैप छोड़ रहा हूं मैं, ओके। 1964, फिर 1965, 1966, 1967, 1968। अभी मेरे पास इतनी जगह है, तुम लोग को कहां तक जाना है, 1972 तक, करेक्ट? बोलो यस और नो? yes, sir. और बीच में एक एक लाइन छोड़ना है, you have to skip one line between the two values, ठीक है। अच्छा प्रोडक्शन की वैल्यूज क्या क्या है, कोई बोल सकता है? 0, 0, 1, 1, 4, 2, 4, बराबर यही है 1968 तक। और तुम लोग आगे कंटिन्यू कर लोगे 69, 70, 71 एंड 72। अब इसमें कोई प्रॉब्लम छोटा सा क्या है मालूम है, मान लो अगर ये ईयर है कौन सा, 1965, कौन सा ईयर है, 1965। तो इसका 3 ईयरली टोटल हम कैसे फाइंड करते हैं, 1965 का ये वैल्यू, उसके पहले वाली वैल्यू और उसके बाद वाली वैल्यू, बराबर। तो 3 ईयरली के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे, यस और नो? Yes, यस। sir. अच्छा 5 ईयरली के लिए हम क्या करेंगे, बोलो 5 ईयरली के लिए जो ईयर है वो, उसके पहले की दो वैल्यूज और उसके बाद की दो वैल्यूज, बराबर, ऐसा हो जाएगा 5 ईयरली, है ना? यस सर। अब लेकिन 4 ईयरली में कैसे करोगे, मान लो 1965 का मेरे को 4 ईयरली चाहिए, तो कौन कौन सी वैल्यू लूंगा मैं? अगर ये लिया सेल्फ और उसके ऊपर की दो वैल्यूज लिया, तो डाउन साइड कितनी बचेगी सिर्फ? एक। तो ये बैलेंस नहीं हो रहा है ना 4 ईयरली वाला। 3 ईयरली और 5 ईयरली वाले बैलेंस्ड हो रहे थे, बट 4 ईयरली वाला बैलेंस्ड नहीं है। तो इसका रूल क्या है, देखो कैसे करने का मालूम है। मैं पहले यहाँ पे 4 ईयरली मूविंग टोटल बना देता हूँ, 4 ईयरली मूविंग टोटल। और उसके बाद क्या बनाते हैं हम, 4 ईयरली मूविंग एवरेज। बनना तो ऐसे ही चाहिए, बराबर। ये टोटल है 4 ईयरली मूविंग टोटल। अब 4 ईयरली के लिए क्या करो मालूम है, ये चारों को ऐड करो, ठीक है। किसको, ये पहली 4 वैल्यू को। कितना होता है चारों का टोटल, 2. 2। 2. अब वो 2 को क्या करो, इन चारों के सेंटर में लिखो। अब इन चारों का सेंटर किधर आएगा, ये 0 और 1 के बीच में आएगा, बराबर। ये चारों का जो टोटल है उसको हमको कहाँ लिखना है, इन चारों के सेंटर में। इन चारों का सेंटर किधर आएगा, इधर आएगा। बोलो सही है? हाँ Yes. सर। अब वो जो सेंटर है ना, वो ना 1963 को बिलोंग कर रहा है ना 1964 को बिलोंग कर रहा है, वो उन दोनों के बीच में आ रहा है। तो मैं पहले लिख देता हूँ टोटल कितना आ रहा है, टोटल 2, करेक्ट।
और अगर एवरेज चाहिए तो एवरेज के लिए क्या करेंगे, ये 2 को किससे डिवाइड करोगे, 4. 4 से, तो 2 को 4 से डिवाइड करोगे, ये हो जाएगा 0.5। अब प्रॉब्लम क्या है, ये 0.5 किधर आ रहा है, इधर, किधर आ रहा है, 63 और 64 के बीच में, समझ गया। तो अपने को ये वैल्यू को क्या करना है, किसी ईयर के साथ एसोसिएट करना है। मतलब ऐसा बोलने में ये अभी मैं क्या बोलूंगा कि 0.5 is between 63 and 64 but it does not belong to 63, it does not belong to 64। तो मुझे कुछ ऐसा आगे करना है कि ये जो वैल्यू है ना, ये किसी पर्टिकुलर ईयर को बिलोंग कर जाए। तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, देखो मैं जितने 4 ईयरली टोटल और एवरेजेस पॉसिबल है वो फाइंड कर लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, ये चारों का टोटल इनके सेंटर में लिख लिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये चारों का टोटल कितना होता है, बोलो। 6। वो 6 किधर आएगा मालूम है, वो 6 किधर आएगा, बोलो। 64 और 65 के बीच में. 65 के बीच में, और 6 को 4 से डिवाइड करोगे तो 1.5 आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट कौन सी चार वैल्यू लेंगे, ये चार, ठीक है। ये कितना होता है, 8 8। वो 8 किधर लिख रहा हूं मैं, 65 और 66 के बीच में, ओके। और फिर फाइनली नेक्स्ट कौन सी चार वैल्यू, ये चार वैल्यू, कितना हो जाएगा 11। अभी तुम लोग और भी वैल्यू नीचे फाइंड कर सकते हो, मैं जगह नहीं इसलिए मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब 8 को 4 से डिवाइड करोगे 2 आ जाएगा, 11 को 4 से डिवाइड करोगे 2.75 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना क्या हो गया, 4 ईयरली मूविंग टोटल एंड 4 ईयरली मूविंग एवरेजेस। बट प्रॉब्लम अभी भी वही है, दीज वैल्यूज आर नॉट बिलोंगिंग टू एनी ऑफ द ईयर। तो उसके लिए क्या करने का मालूम है, सेंटर्ड मूविंग एवरेज निकालने का। क्या निकालने का, सेंटर्ड मूविंग एवरेज। सिंपल है, देखो कैसे निकालने का, इसको और इसको ऐड करके डिवाइड बाय क्या कर दो, 2। इसको और इसको ऐड करके क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2। और उसको लिखेंगे किधर, इन दोनों के बीच में जो खाली जगह है ना। मैं चाहिए तो इधर पे देखो लाइंस भी ड्रॉ कर देता हूँ, तो कंफ्यूजन थोड़ा सा तुम लोग का कम हो जाएगा। 62। हाँ चलो अभी फटाफट बोलो, पहला जो टोटल 4 था वो 2 था, वो इधर आएगा। फिर 6, फिर 8 और फिर 11, करेक्ट, बराबर ना। पहले चारों का टोटल उनके सेंटर में, फिर नेक्स्ट चार का टोटल उनके सेंटर में, फिर नेक्स्ट चारों का टोटल उसके सेंटर में, और लास्ट ये चारों का टोटल इधर। फिर 4 ईयरली एवरेज के लिए यू हैव टू सिंपली डिवाइड बाय 4, तो हो जाएगा 0.5, ये 1.5, ये 2 और ये 2.75। अब सेंटर्ड मूविंग के लिए क्या करना है मालूम है, इन दोनों का एवरेज लेना है। किन दोनों का, इन दोनों का। तो इन दोनों का एवरेज कैसे मिलेगा, 0.5 प्लस 1.5 अपॉन 2, कितना हो जाएगा, बोलो। 0.5 प्लस 1.5 अपॉन 2, हाउ मच, 1 1। अब वो मैंने किधर लिखा मालूम है, वो दोनों का एवरेज उनके सेंटर में लिखा। तो इससे मुझे एडवांटेज क्या हो गया, ये 1 जो है ये किसको बिलोंग कर रहा है, 1964. तो अभी मैं क्या बोल सकता हूँ कि 1964 का 4 ईयरली मूविंग एवरेज कितना है, 1. 1। तो उसी तरह इन दोनों के लिए क्या करेंगे, ये 1.5 प्लस 2 द होल डिवाइडेड बाय 2, तो 3.5 अपॉन 2 आता है। 3.5 अपॉन 2 क्या हो जाएगा, 3.5 बाय 2 ना, 1.5 बाय 2 क्या होगा, 1.75, बराबर। फिर नेक्स्ट क्या आएगा, 2 प्लस 2.75 अपॉन 2, 4.75 अपॉन 2, कितना हो जाएगा, सिमिलरली तुम लोग आगे भी इसको कंटिन्यू कर सकते हो, करेक्ट है। अंडरस्टूड एवरीवन।
बोलो, समझ में आया? Yes, sir. Yes. अच्छा, अभी इसको भी क्या करना है, ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो ग्राफ में क्या करेंगे, पहले तो ओरिजिनल वैल्यू को प्लॉट करोगे और ओरिजिनल के साथ साथ ये जो लास्ट कॉलम की वैल्यूज है ना, इनको भी प्लॉट करोगे, बराबर। ओरिजिनल वैल्यूज एज वेल एज दीज सेंटर्ड मूविंग एवरेज वैल्यू। तो ये अपना क्या हो गया, 3 ईयरली मूविंग एवरेज, 5 ईयरली मूविंग एवरेज और 4 ईयरली मूविंग एवरेज हो गया। अब बचा क्या, बोलो क्या बचा? लीस्ट स्क्वायर मेथड, ऑड ऑब्जर्वेशन और Even observation. इवन ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अच्छा, अभी जिन लोगों का वो 5 ईयरली इनकम्प्लीट है, पहले वो कंप्लीट करो, उसके बाद ये 4 ईयरली कंप्लीट करो विद ग्राफ, हाँ, ग्राफ के साथ, ठीक है। करो और हो जाए तो बोलो, अगर टाइम बचेगा तो फिर मैं वो लीस्ट स्क्वायर मेथड में से ऑड ऑब्जर्वेशन वाला बता दूंगा, ठीक है। ओके, कंप्लीट करो। कल के लेक्चर में हम लोग वो जो बाकी के 2 क्वेश्चंस है, कौन से, लीस्ट स्क्वायर मेथड, ऑड ऑब्जर्वेशंस एंड इवन ऑब्जर्वेशंस, वो कंप्लीट कर। देखो ये जो क्वेश्चंस है ना, जो आज हमने किए हैं, ये यूजुअली 2 मार्क के क्वेश्चंस है। कितने मार्क के? 2 मार्क के। और कल जो हम लोग करेंगे वो 4 मार्क के क्वेश्चंस होंगे, लीस्ट स्क्वायर मेथड, ऑड ऑब्जर्वेशंस एंड इवन ऑब्जर्वेशंस। तो ये तुम लोग कंप्लीट कर लो, 3 ईयरली, 5 ईयरली, 4 ईयरली विद ग्राफ्स। और कल हम लोग लीस्ट स्क्वायर मेथड का ऑड और इवन ऑब्जर्वेशन कंप्लीट कर लेंगे, तो अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो याद है सबको टाइम सीरीज 4.1? कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस हमने कर लिए थे? 3 ईयरली मूविंग एवरेजेस, 4 ईयरली मूविंग एवरेजेस एंड 5 yearly. 5 ईयरली मूविंग एवरेजेस। इसमें 3 एंड 5 ईयरली तो काफी इजी था। 4 ईयरली में थोड़ा सा एक प्रॉब्लम, ठीक है। तो टोटल 3 टाइप के क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। इनफैक्ट 4 किया था। एक पहला क्वेश्चन में सिर्फ प्लॉटिंग भी था, तुम लोगों को प्लॉटिंग कैसे करना है वो भी समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। अब देखो लास्ट के 2 टाइप अपने बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है तुम लोगों को? इस क्वेश्चन में 1962 से लेके 1972 तक किसी कंपनी का प्रोडक्शन दिया हुआ है इन 1000 ऑफ टन्स। 62 में 0, 63 में 0, 64 में 1, 65 में 1, ऐसे 1972 तक का डेटा हमारे पास है। इसी क्वेश्चन का देखो कंटिन्यूएशन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में भी है, दिख रहा है। Use the method of least squares to fit a trend line to the data in problem number 1 and also obtain the trend value for the year 1975। मतलब हमको क्या करना है, ये डेटा को यूज करके एक ट्रेंड लाइन बनानी है। वो कैसे बनानी है वो अभी थोड़ी देर में तुम लोगों को पता चलेगा। और साथ ही साथ हमको 1975 में प्रोडक्शन क्या होगा ये भी फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में क्या है, इस डेटा को यूज करके एक ट्रेंड लाइन बनानी है, ये तो फिट ए ट्रेंड लाइन, और 1975 का करस्पॉन्डिंग प्रोडक्शन फाइंड करना है। तो सबसे पहले तुम लोग क्या करो, नोटबुक है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 लिख लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 हेडिंग दो क्वेश्चन नंबर 4 में, और पहले तो ये टेबल बनाओ, ये वाला, ये पूरा ब्ला 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 नहीं भी लिखोगे चलेगा, टेबल बना लो या लिख लो, चलो ये पूरा टेबल लिखो, इसके साथ ये डिस्क्रिप्शन भी लिखो। देखो ये बना लिया ना, अगर आई होप बना ही लिया होगा। उसके नीचे ये लिखो, यूज द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स टू फिट ए ट्रेंड लाइन टू द अबव डेटा। प्रॉब्लम 1 लिखने की जरूरत नहीं, टू द अबव डेटा and also obtain the trend value for the year 1975। okay,
Done everyone? Done? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ. एक ब्लैंक पेज ले लेता हूँ मैं, और सबसे पहले अपने को क्या करना है मालूम है? डेटा को टैबुलेट करना है. क्या करना है? गिवन डेटा को टैबुलेट. ठीक है, कैसे करना है? देखो, हमको क्वेश्चन में दिया क्या क्या है? ईयर और प्रोडक्शन. करेक्ट. क्या क्या दिया हुआ है? ईयर एंड प्रोडक्शन. ईयर को मैंने एक्स ले लिया और प्रोडक्शन जो भी पर्टिकुलर है वो वाई हो गया. ठीक है. ईयर 1962 से लेके कहाँ तक है? बोलो. 72. ठीक है, यही है डेटा 1972 तक. प्रोडक्शन की वैल्यू कोई बोल सकता है क्या क्या है? 0 0 1 1 1 4 1 2 4 2 4 9 7 10 8. 9 7 Yes, sir. 1 1 4 2 4. 1 1 2 2 4 9 7 10 8. 10 8. ठीक है. अब देखो क्वेश्चन क्या है? फिट ए ट्रेंड लाइन यूजिंग लीस्ट स्क्वायर मेथड. कौन सा मेथड? लीस्ट स्क्वायर मेथड. ओके. और 1975 के लिए हमको प्रोडक्शन की वैल्यू जो है प्रिडिक्ट भी करना है. ठीक है. सबसे पहले तो इस पे एक चीज क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं हम लोग? टोटल 11 ऑब्जर्वेशन है. कितने? 11. 11 मीनिंग ऑड. 11 का मतलब क्या? ऑड ऑब्जर्वेशन है. तो ऑड ऑब्जर्वेशन में ये जो ईयर्स दिए हुए उनकी सेंट्रल मोस्ट वैल्यू कौन सी है? ये बता सकता है? 1967. बराबर. टोटल 11 ऑब्जर्वेशन है, तो ये वाला जो ऑब्जर्वेशन है ये क्या सेंट्रल मोस्ट है? 1967. करेक्ट. यस और नो एवरीवन? अरे को मैंने थोड़ा सा कलर चेंज कर दिया. ओके. अब रूल क्या है? ये x की वैल्यू से को काफी बिग अमाउंट्स में दी हुई है ना. तो सबसे पहला काम क्या है? इसको रिड्यूस करना, और रिड्यूस करके ट्रांसफॉर्म करना t के फॉर्म में. कौन से फॉर्म में? t के फॉर्म में. कैसे रिड्यूस करते हैं मालूम है? t में कुछ नहीं करने का, x में से क्या माइनस कर देने का? ये जो भी सेंट्रल मोस्ट वैल्यू है ना, तो क्या है सेंट्रल मोस्ट वैल्यू यहाँ पे? 1967. तो x में से मैंने क्या माइनस कर दिया? 1967. ठीक है. तो अभी यहाँ पे x की फर्स्ट वैल्यू क्या थी? 1962. तो यहाँ पे अगर मैं x की जगह पे 1962 रखूं तो 1962 माइनस 1967 कितना हो जाएगा? -5. फिर 1963 माइनस 1967 विल बी -4. फिर 1964 माइनस 1967 विल बी फिर -2 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर 0 1 2 3 4 और 5. ठीक है. ये सबसे पहले हमने क्या किया? टी एक्स को टी में कन्वर्ट कर दिया. कैसे? x माइनस ये जो सेंट्रल मोस्ट वैल्यू थी, और यहाँ पे हमको ऑड ऑब्जर्वेशन दिए हुए थे इसलिए सेंट्रल मोस्ट वैल्यू सिर्फ एक ही थी. ठीक है. ओके. नेक्स्ट कॉलम में क्या बनाने का? टी स्क्वायर. टी स्क्वायर विल बी सीधा -y का स्क्वायर 25, फिर 16, फिर 9 4 1 0 1 4 9 16 और 25. फिर नेक्स्ट कॉलम टी वाई का बनाने का. कौन सा? टी वाई. टी वाई के लिए सिंपली देखो, ये टी है और ये वाई है, बराबर. इन दोनों को क्या करना है? कॉलम नंबर 2 और 3 को मल्टीप्लाई. तो 0 into -5 will be 0, then 0, then -3, then -2, then -4, 0 4
18, 21, 40 एंड 40, करेक्ट। और लास्ट कॉलम देखो कौन सा बना रहा हूं मैं, y इक्वल्स टू a प्लस बी टी। अब ये कॉलम जो है ना, ये अभी फिल नहीं करना है हमको, ये बाद में फिल करना है, ठीक है। ओवरऑल मैंने क्या किया, टैबुलेट किया, ईयर और प्रोडक्शन दिए हुए थे। नेक्स्ट कॉलम कौन सा प्रिपेयर किया हमने, बोलो बोलो बोलो, नेक्स्ट कॉलम कौन सा बनाया, T. कैसे बनाया, टी एक्स माइनस, x minus 1967. तो 1967 क्या है, ये जो ईयर्स दिए हुए थे उनकी मिडिल मोस्ट वैल्यू, फिर टी के बाद टी स्क्वायर के बाद टी वाई, और फिर ये वाई इक्वल्स टू, इसको ट्रेंड वैल्यू भी बोलते हैं, चाहिए तुम लोग के पास जगह है तो कॉलम में ऊपर क्या लिख देना, ट्रेंड वैल्यूज, ठीक है। बट ये कॉलम अभी हम फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए जो जो रिक्वायरमेंट हुआ है वो अभी अपने पास नहीं है, वो वैल्यूज ये करेंगे लेकिन बाद में, ठीक है। अब क्या करो, सबका टोटल निकालो। तो सबसे पहले बताओ, ईयर का तो x को तो हमने टी में कन्वर्ट कर दिया था, तो x के टोटल की जरूरत नहीं है। ये y का टोटल कितना होता है बताओ कोई, y का टोटल मतलब सम ऑफ y विल बी हाउ मच, 1 2 6 8 12 21 28 38 38 एंड 46। सम ऑफ t कितना हो जाएगा बोलो, सम ऑफ t, बोलो, सम ऑफ t विल बी 0. 0। फिर सम ऑफ t स्क्वायर, हंड्रेड एंड 10। फिर सम ऑफ टी वाई, सम ऑफ टी वाई कितना हो जाएगा, हो गया, में से 114 आ जाएगा, ठीक है। ये हमने क्या किया, टैबुलेट कर लिया, सारे टोटल्स फाइंड कर लिए, ठीक है। क्या पेंडिंग है, ये वाला कॉलम, ये क्या करना है थोड़ी देर में तुम लोग को पता चल जाएगा, ओके। अब देखो नेक्स्ट क्या करना है, तुम लोग को याद है लास्ट लेक्चर में मैंने 3 इक्वेशंस दिया था तुम लोगों को, कोई बता सकता है वो 3 इक्वेशन कौन कौन सी थी, बोलो। कैन एनीवन टेल मी दोस 3 इक्वेशंस, बोलो यार, इक्वेशन याद है कि नहीं। इसमें सबसे पहले तो n कितना है, n की वैल्यू है 11। फर्स्ट इक्वेशन अगर तुम लोगों को याद हो तो ये थी, सम ऑफ y इक्वल्स टू a सम ऑफ t प्लस b सम ऑफ t स्क्वायर, करेक्ट 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 करेक्ट। Yes. सेकेंड इक्वेशन कौन सी थी, सम ऑफ टी वाई इक्वल्स टू, NA. ये इधर पे मैंने गलत देखा है, सर n आएगा उधर, N n a plus b NA sum of plus t, B a sum of प्लस T. b सम b ऑफ sum टी, of t, plus P इधर था a सम ऑफ t प्लस b सम ऑफ टी स्क्वायर, और फिर थर्ड इक्वेशन थी y इक्वल्स टू a प्लस बी टी, जो यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है, इधर पे भी और इधर पे भी, याद है क्या, यही 3 इक्वेशन थी। अब देखो ये जो 3 इक्वेशंस है ना, इनमें से इन दोनों को नॉर्मल इक्वेशंस बोलते हैं, कौन सी इक्वेशन, नॉर्मल इक्वेशन, और इसको ट्रेंड वैल्यू इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में तुम लोगों को याद है क्या करने बोला था हमको, ओवरऑल क्वेश्चन क्या था, फिट ए ट्रेंड लाइन, क्या था ओवरऑल क्वेश्चन, फिट ए ट्रेंड लाइन, और उसके बाद हमको 1975 के लिए प्रोडक्शन की वैल्यू भी फाइंड करनी है ना। तो देखो ये तो लास्ट कॉलम दिख रहा है तुम लोग को, इसमें
कौन सी वैल्यूज अननोन है, ए और डी, बराबर। ये ए भी नहीं पता है, टी तो है हमारे पास, टी, ए और बी अननोन है। तो ये जो दो इक्वेशंस है ना, इस इक्वेशन से अपने को ए की वैल्यू मिल जाएगी, इस इक्वेशन से बी की वैल्यू मिल जाएगी, और इस इक्वेशन से हमको 1975 के लिए वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन मिल जाएगा। कैसे मिलेगा अभी देखो, एक एक करके देखते हैं, ठीक है। सम ऑफ वाई कितना है, 46, ठीक है। एन कितना है, 11, ए अननोन है, तो बी भी अननोन है, और सम ऑफ टी कितना है, 0, बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा, 46 इक्वल्स टू 11 है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 46 अपॉन 11। तो 46 अपॉन 11 से क्या आ जाएगी ए की वैल्यू, बराबर 4.18। यस और नो, बोलो बोलो बोलो। ए की Yes, वैल्यू sir. कितनी आ जाएगी, 4.18, ठीक है। तो पहला अपने को अननोन मिल गया फर्स्ट इक्वेशन से। वही सेम चीज सेकंड इक्वेशन के लिए भी रख दो। सम ऑफ टी वाई, सम ऑफ टी वाई कितना, 114, ए मिल चुका है 4.18, सम ऑफ टी है 0, बी स्टिल अननोन, सम ऑफ टी स्क्वायर इज 110। तो ये क्या हो जाएगा, 114 इक्वल्स टू, ये तो 0 ही हो जाएगा, और b इंटू 110 विल बी 110b। अब इसको रीअरेंज करोगे तो b की वैल्यू क्या आएगी, 114 अपॉन 110। तो कितना होता है 114 अपॉन 110, बोलो। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1.04 कुछ आएगा, ठीक है, आएगा 1.04। तो अभी ए भी मिल गया अपने को, और बी भी मिल गया है, राइट। अब देखो अपना क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या था बोलो, कि अगर ईयर 1975 है तो प्रोडक्शन की वैल्यू क्या होगी, यही था ना क्वेश्चन, बोलो, क्या यही था क्वेश्चन। Yes, sir. Yes, तो sir. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर x 1975 है तो y की वैल्यू क्या होगी, बराबर, यही अपना मेन क्वेश्चन था। अच्छा, अब इसमें देखो, सबको मालूम है हमने जितने भी x की वैल्यूज थे उसको किस में कन्वर्ट कर दिया था, T में. t में। तो यहाँ पे भी ये T जो x है इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, t में। कैसे करेंगे, हमको मालूम है t जो है वो x माइनस 1967 है, इसका मतलब t जो है वो हो जाएगा 1975 है ना, क्योंकि एक इसमें x 1975 है, 1975 माइनस 1967, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1975 माइनस 1967 विल बी 8। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर t की वैल्यू 8 है तो y कितना होगा, करेक्ट, बराबर। x 1975 इज सेम एज t इक्वल टू 8। यस और नो एवरीवन। Yes, sir. तो अभी कुछ नहीं करना है, देखो हमको सिर्फ ये जो इक्वेशन है ना, कौन सी, y इक्वल्स टू ए प्लस बी टी वाली, इसमें वैल्यूज को क्या कर देना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है। कैसे, देखो, क्या a की वैल्यू हमको मालूम है, क्या a की वैल्यू मालूम है, यस मालूम है, 4.18 Yes, है, sir. 4.18 प्लस, क्या b की वैल्यू मालूम है, यस 1.04। क्या t की वैल्यू मालूम है, हाँ अभी हमने कन्वर्ट कर दिया, जो 1975 था उसको t में कन्वर्ट किया तो 8 आ गया। तो y क्या हो जाएगा, 4.18, 8.32। तो सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 12,500 टन्स, क्योंकि वो टन 1000 टन्स में दिया है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12,500 टन्स। मतलब अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो 1975 में उस कंपनी का प्रोडक्शन कितना हो जाएगा, बोलो। 12.5 12.5 thousand. thousand ton. ठीक है, मैं वापस से रिपीट कर देता हूं। देखो हमने पहले टैबुलेट किया, ठीक है,
टेबुलेशन में ये 2 कॉलम्स दिए थे, ये 3 कॉलम्स हमने खुद से बनाए, एक 4th कॉलम अभी भी पेंडिंग है अपना। ओके, फिर उसके बाद 2 हमारे पास नॉर्मल इक्वेशन है और एक ट्रेंड इक्वेशन है। 2 नॉर्मल इक्वेशन और एक ट्रेंड इक्वेशन। 2 नॉर्मल इक्वेशन से क्या मिल जाएंगी, वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, और फिर ट्रेंड इक्वेशन से वो जो भी अननोन था ना, जैसे यहाँ पे 1975 में प्रोडक्शन की वैल्यू पूछ रहा था, पर उससे पहले वो 1975 जो एक्स था उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, पी में, और सीधा ट्रेंड इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू अपने को मिल जाएगी। आई होप इतना पार्ट सबको क्लियर है। यस और नो? Yes. Yes, yes, sir. कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन किसी को? नहीं है ना? No, sir. No, sir. यहाँ पे देखो, एक और छोटा सा पॉइंट बता देता हूँ, फिर एक साथ कॉपी कर लेना। ये तुम लोग को दिख रहा है y इक्वल्स टू a प्लस बी टी, लास्ट कॉलम सबको। इस कॉलम में देखो a की वैल्यू हमको पता चल गई है, कितनी है, 4.18, और b की वैल्यू क्या है, 1.04। ठीक है, कुछ नहीं करना है ये कॉलम में, a b और t को एक एक करके सब्स्टिट्यूट करना और वैल्यूज फाइंड आउट करते जाना है। जैसे देखो ये वैल्यू अगर फाइंड करना है, फर्स्ट वैल्यू इस कॉलम की, तो इसमें a कितना है, 4.18, b कितना है, 1.04, और t कितना है, t कितना है बोलो? -5. तो अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँ, मैं यहाँ से रफ सॉल्व कर रहा हूँ, 4.18 ये है ना इक्वेशन, y इक्वल्स टू a प्लस बी टी, क्या हो जाएगा, 4.18 प्लस 1.04 इंटू -5, तो ये क्या होएगा, 4.18 माइनस 5.20, तो सॉल्व करोगे ये आएगा -1.02, -1.02। फिर उसी तरह सेकेंड वैल्यू फाइंड करने के लिए ए और बी तो वही रहने वाला है, सिर्फ क्या चेंज होएगा, टी की वैल्यू, टी की जगह पे अभी क्या आ जाएगा, -4. -4। ठीक है, टी की जगह पे -4 रखेंगे, हो जाएगा 4.16, 0.02 आ जाएगा, राइट, बराबर। फिर नेक्स्ट थर्ड वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, टी की जगह पे -3. -3 रख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 1.06। समझ रहा है क्या हो रहा है, 1.06। फिर नेक्स्ट क्या आएगा मालूम है, 2.10, 3.14, 4.18, 5.22, 6.26, 7.30 और 8.34। ठीक है, ये अपने को लास्ट कॉलम की वैल्यूज मिल जाएगी। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. अच्छा, अभी भी एक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें भी एक लास्ट ग्राफ वाला पार्ट बाकी है, इसको हमको ग्राफ पे भी रिप्रेजेंट करना है। बट क्या इतना पार्ट सबको समझ में आ गया? देखो ये 4 मार्क का कंपलसरी क्वेश्चन, समझ लो इसको, ये वाला या इसके बाद में जो बताऊंगा ना, इसमें कितने ऑब्जर्वेशन थे बोलो? 11, ये ऑड ऑब्जर्वेशन वाला केस बता रहा हूँ मैं तुम लोग को। कौन सा ऑब्जर्वेशन? ऑड। अब सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन आएगा, किससे कितने ऑब्जर्वेशन होंगे, उसमें इवन ऑब्जर्वेशन होंगे। ठीक है, तो अभी इसमें टोटल अगर मैं देखूँ ना, 3 स्टेप है। कितने स्टेप है? 3। पहले क्या करना है, पहले स्टेप में क्या करना है, टैबुलेट, हाँ टेबल बनाना। फिर सेकेंड स्टेप में ये जो 3 इक्वेशंस है, पहली इक्वेशन से ए की वैल्यू मिलेगी, दूसरी इक्वेशन से बी की वैल्यू मिलेगी, और थर्ड इक्वेशन से
वो जो ईयर, जिस ईयर के लिए प्रोडक्शन पूछा था ना, जैसे अपने केस में 1975 के लिए पूछा था, तो जो अननोन है वो अपने को मिल जाएगी थर्ड इक्वेशन से, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, वो जो फर्स्ट टेबुलेशन में हमने लास्ट कॉलम को स्किप किया था ना, उस कॉलम को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट जो अपना स्टेप बचा हुआ है वो क्या है, ये जो भी डेटा है इसको क्या करना है हमको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। वो कैसे करना है, या चलो बता ही देता हूँ, फिर तुम लोग एक साथ लिख लेना। लेट्स आल्सो रिप्रेजेंट द डेटा ग्राफिकली एज वेल, तो क्या पूरा लिंक में तुम लोग को समझ में भी आ जाएगा प्रॉपरली। ये विजिबल है ना सबको? अब देखो लास्ट पार्ट अपना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब x की वैल्यू जो है वो 1962 से स्टार्ट हो रही है ना, तो एक मार्क ले लेता हूँ। 1962, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 एंड 72। एंड y एक्सिस पे देखो मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम वैल्यू 10 है, तो 1 सेंटीमीटर को 1000 यूनिट्स लेंगे तो भी चल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्केल लिख देना, ठीक है। क्या है स्केल? x एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज 1 ईयर एंड y एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज 1000 टन्स। ओके, ऑलराइट। अब पहले क्या करो, एक्चुअल वैल्यूज को प्लॉट करो जो क्वेश्चन में दिया था। 1962 में कितना था? 0। 1963 में 0। 1964 में 1। फिर 1965 में 1। 1966 में 4। फिर 1967 में 2। फिर 1968 में वापस 4। फिर 1969 में 9। फिर 1970 7। फिर 1971 10 और 1972 8 8। ठीक है, अब इनको क्या करो, स्ट्रेट लाइंस के थ्रू कनेक्ट करते जाओ दो कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स को। ठीक है, ये एक्चुअल वैल्यूज की प्लॉटिंग है। किसकी प्लॉटिंग है ये? एक्चुअल वैल्यूज की। ठीक है, ऊपर स्केल मैं लिख ही देता हूँ तो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। स्केल क्या है अपना, एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज 1 ईयर, वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज 1000 टन्स। ओके, अच्छा अब देखो, ये हमने एक्चुअल वैल्यू को तो प्लॉट कर दिया, हमको क्या करना है, ट्रेंड लाइन फिट करना है। क्या फिट करना है? एक ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन के लिए देखो क्या करना है मालूम है, ये जो भी x की वैल्यू है, हमने y की वैल्यू इधर पे भी निकाली। देखो ये भी y है, ये एक्चुअल y है और ये एस्टिमेटेड y है, प्रिडिक्शन है ये। ठीक है, ये क्या है? प्रिडिक्शन, प्रिडिक्टेड वैल्यूज। अब तुम लोग को क्या करना है, कोई भी दो कॉम्बिनेशन इसमें से सेलेक्ट करना है। तो देखो पहला कॉम्बिनेशन मैं नहीं ले रहा हूँ, नेगेटिव वैल्यू ले सकते हैं। नेगेटिव मतलब नीचे की तरफ जाएगा y, तो वो अगर जनरेट नहीं चाहिए तो इसको अवॉइड कर दो। इसको भी नहीं ले रहा हूँ, ये भी वैल्यू देखो बहुत 0 के आसपास, बहुत क्लोज है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहली वैल्यू ये कंसिडर कर रहा हूँ। 1 के साथ कितना है, सॉरी 1964 के साथ कितना है y की वैल्यू? बोलो। 1.06। किस ईयर का मैंने लिया? 1964। तो 1964 में वैल्यू क्या है? 1.06। या वो भी मैं नहीं लेता हूँ, चलो वहां पे भी कंफ्यूजन, ऑलरेडी ये भी 1 है, ये भी 1.06 है, तो मैं कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए ना देखो 1965 ले लेता हूँ। 1965 पे कितना है? 2.10। तो यहाँ पे 1965 की एक्चुअल वैल्यू 1 है और जो हमको फाइंड, हमने ट्रेंड वैल्यू निकाला वो कितना था? 2 पॉइंट। तो 1965 पे ट्रेंड वैल्यू है 2.10, तो ऐसा कुछ आ जाएगा यहाँ पे। देखो
1965 पे बराबर, ये ब्लू पॉइंट दिख रहा है। फिर उसके बाद एक लास्ट वैल्यू मैं ले रहा हूं, कितना है 1972 पे 8.34, तो 1972 पे 8.34 मतलब वो 8 जो एक्चुअल वैल्यू से थोड़ा सा ऊपर रहेगा। और अगर कंफ्यूजन अवॉइड करना है ना तो कौन सी वैल्यू ले लो मालूम है, 1971 कितना है 7.30. 7, तो 1971 पे एक्चुअल वैल्यू 10 है बट एस्टिमेटेड वैल्यू 7.30 है, तो 7.30 यहाँ कहीं पे आ जाएगा ऐसा। ओके, तुम लोग को सिर्फ क्या करना है, ये दोनों पॉइंट को कनेक्ट करना है, दैट्स इट। दो पॉइंट को क्या करना है, कनेक्ट करना है। क्या कनेक्ट, तो इसको क्या बोलते हैं, व्हाट इज दिस कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, ये ब्लू लाइन को बोलो Trend line. ट्रेंड लाइन। तो अपनी मर्जी से कोई भी दो वैल्यू को सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने कौन सी वैल्यू सिलेक्ट किया, 1965 और 1971, बट कोई रूल नहीं है, तुम लोग अपनी मर्जी से कोई भी दो कॉम्बिनेशन से वैल्यू सेलेक्ट करो और उनसे जो भी दो पॉइंट्स बनते हैं उनको कनेक्ट कर दो, तो क्या मिल जाएगी, ट्रेंड लाइन मिल जाएगी। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. देखो घाई मत करो, एकदम आराम से लिखो। टोटल पहले स्टेप में टैबुलेशन, बट ये वाला कॉलम बाद में फिल होता है, बराबर ना। टैबुलेशन, ये वाला कॉलम पहले ब्लैंक छोड़ देंगे, उसके बाद ये जो नीचे तीन इक्वेशन लिखी हुई है, फर्स्ट इक्वेशन से ए, सेकंड इक्वेशन से बी और थर्ड इक्वेशन से वो जो भी अननोन है y की वैल्यू वो मिल जाएगी। 1975 पे यहाँ पे पूछा था, वो मिल गई। फिर वंस यू गेट ए एंड बी, वो मिलने के बाद इजीली ये कॉलम को फिल कर सकते हो। और लास्ट में एक्चुअल वैल्यूज और ये जो ट्रेंड वैल्यूज है उनके थ्रू हमको एक डायरेक्ट एक्चुअल वैल्यूज का ग्राफ बनाना है और एक ट्रेंड लाइन का ग्राफ बनाना है। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट किसी को, एनीवन? हेलो, No, sir. कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, बोलो यस और नो। No, No, sir. No, sir. no. ठीक है, चलो अभी सिर्फ कॉपी पेस्ट मत करो, सोच समझ के करो, चाहिए तो 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लो, क्योंकि अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो भी सेम इसी पैटर्न पे अपने को सॉल्व करना है, सिर्फ एक छोटा सा ट्विस्ट आएगा, बाकी सारी चीजें सेम ही रहने वाली है। तो टेक योर ओन टाइम, सिर्फ कॉपी पेस्ट मत करो, सोच समझ के इसको अपने एंड से कंप्लीट करो, ठीक है। और हो जाए तो लेट मी नो सो दैट वी कैन प्रोसीड विद द नेक्स्ट एंड द लास्ट टाइप फ्रॉम द चैप्टर। ओके, चलो लिख लो। डन एवरीवन, डन? लिख लिया सबने? Yes, sir. अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। सबसे पहले तो देखो, आई रिपीट वन मोर, अच्छा ये क्वेश्चन जहाँ पे लिखा है ना तुम लोग ने, आई थिंक दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5, करेक्ट? लास्ट टाइम हमने 1 2 3 4 किया था, यस और नो? बोलो, ये क्वेश्चन नंबर 5 है ना? हाँ, Yes, sir. Yes, sir. इसके ऊपर क्या हेडिंग दो मालूम है, अगर जगह है तो प्रॉपरली इसके ऊपर ये जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है ना, उसके बाद थोड़ा सा एक बोल्ड फॉर्म में हेडिंग क्या दे दो, लीस्ट स्क्वायर मेथड और ब्रैकेट में ऑड ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और अब जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6, उसमें क्या हेडिंग दे देंगे तुम लोग, लीस्ट स्क्वायर मेथड और ब्रैकेट में इवन ऑब्जर्वेशन। ब्रैकेट में क्या आएगा, इवन ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब देखो मैं एकदम सिंपल वे में अगर बताऊं ना, कोई भी ये क्वेश्चन नंबर 7 ले लो। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नहीं 7 नहीं, सॉरी, इसमें भी ऑड ऑब्जर्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, इसमें को इवन ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10 1976 से लेके 1985 तक का डेटा दिया हुआ है। और यहाँ पे देखो क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 रीड कर रहा हूँ मैं, 4 में। फिट ए ट्रेंड लाइन टू द डेटा इन प्रॉब्लम 4, मतलब ये डेटा के लिए हमको क्या करना है, ट्रेंड लाइन फिट करना है यूजिंग मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर एंड आल्सो ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यू फॉर द इंडेक्स ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉर द ईयर 1987। मतलब सेम वही है, 1985 तक का डेटा है और हमको 1987 के लिए प्रिडिक्ट करना है, करेक्ट। बट ट्विस्ट क्या है, ये इवन ऑब्जर्वेशन है। कौन सा ऑब्जर्वेशन है? Even इवन observation. ऑब्जर्वेशन। तो तुम लोग ये पूरा क्वेश्चन लिखो और ऊपर हेडिंग क्या दोगे, लीस्ट स्क्वायर मेथड इवन ऑब्जर्वेशन। फिर ये टेबल बनाओ, मतलब ये पूरा डिस्क्रिप्शन लिखो। और ये डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद ये नहीं लिखना है तुम लोगों को, उसके बाद क्या लिखना है, ये दिख रहा है, फिट ए ट्रेंड लाइन टू द अबव डेटा, ये भी लिखने की है। ओके, पहले क्वेश्चन लिख लो, फिर इसका क्या इलाज है वो हम देखते हैं, है ना। ठीक है, अब करना क्या है, देखो बहुत ही सिंपल है। मैं ये जो अपना लास्ट क्वेश्चन था ना, उससे मैं तुम लोगों को बताता हूँ चेंजेस कहाँ पे आएंगे। देखो ईयर्स क्या क्या है बोलो, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1976 से लेके 1985 1985 ना। yes sir 1976 77 1978 1985, करेक्ट। अच्छा वैल्यूज क्या क्या वो भी बता दो जरा। 0 सॉरी, 2 0 0 0 2 2 3 3 3 3 2 2 4 4 5 5 6 7 10 5 6 5 7 10 6 7 और 10। अब इसमें देखो चेंजेस सिर्फ इधर आएंगे, किधर, ये टी वाला कॉलम। इसमें अभी क्योंकि ये इवन ऑब्जर्वेशन है ना, तो सेंट्रल मोस्ट वैल्यू एक नहीं होगी। कितनी सेंट्रल मोस्ट वैल्यू होगी, 2। ऑड में कितनी वैल्यू थी, ऑड में सेंट्रल वैल्यू कितनी थी, एक। एक। बट इवन में सेंट्रल वैल्यू कितनी हो गई, 2। कौन कौन सी है, 1980 और 1981। ये दोनों को मैं ब्लू से लिख देता हूँ डिस्टिंग्विश करने के लिए, 1980 एंड 1981। अब देखो टी हमने जब ऑड था ना, तो एक्स माइनस क्या किया था, वो सेंट्रल मोस्ट वैल्यू कर दिया था। बट अभी इवन में क्या करने का मालूम है, टी को क्या ले लेने का, 2 टाइम्स एक्स माइनस, ये जो दोनों है ना, दो सेंट्रल वैल्यू, इनका एवरेज ले लेने का। इनका क्या ले लेने का, एवरेज। तो इन दोनों का एवरेज क्या आएगा, एकदम कॉमन सेंस है, देखो 1980 और 1981, तो इनका एवरेज विल बी 1980 पॉइंट, बोलो क्या हो जाएगा, 1980.5 बराबर, सही है, यस और नो। Yes, sir. तो टी को क्या ले लेंगे, 2 इंटू एक्स माइनस, ये दोनों की सेंट्रल मोस्ट वैल्यू क्या बनेगी, 1980.5, 1980.5। ठीक है, कोई कंफ्यूजन किसी को,
Anyone, any confusion? अब तुम लोग का काम क्या है समझ में आ गया तुम लोग को? ये देखो जैसा यहाँ पे नीचे लिखा हुआ सब कुछ वही रहने वाला है. फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन. अच्छा ये क्वेश्चन में किस ईयर के लिए पूछ रहे हैं हमको? 1987 के लिए है ना. किस इक्वेशन के लिए बोल रहा है? किस ईयर के लिए बोल रहा है? 1987. तो यहाँ पे भी पहले 1987 को इसमें कन्वर्ट कर लेंगे टी में. कैसे कन्वर्ट करेंगे? 2 टाइम्स 1987, सॉरी x माइनस ये था ना, पहले लिख देता हूँ वही. x माइनस 1980.5 हो जाएगा 2 टाइम्स 1987 माइनस 1980.5. तो ये t की वैल्यू क्या आ जाएगी मालूम है? आएगा 1987 में से 80.5 गया 81, 6.5 13 आ जाएगा. तो एक्चुअल क्वेश्चन अपना क्या है कि t अगर 13 है तो y कितना हो जाएगा, राइट? इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो तुम लोग को आंसर मिल जाएगा. तो फ्लो समझ में आ गया सबको, एवरीवन? चेंज क्या हुआ? सिर्फ बोलो चेंज क्या हुआ? ये ट्रांसफॉर्मेशन चेंज हुआ. ऑड ऑब्जर्वेशन में t क्या था? व्हाट वाज t? बोलो ऑड ऑब्जर्वेशन में t क्या था? x माइनस द सेंट्रल मोस्ट वैल्यू, क्योंकि वहां एक ही सेंट्रल मोस्ट वैल्यू थी, यहाँ पे 2 है. तो हमने क्या किया? दोनों का एवरेज निकाला और 2 टाइम्स x माइनस द एवरेज ऑफ दिस टू वैल्यूज. अब फिल करेंगे तो ये t की वैल्यूज मिल जाएंगी. क्या है कि पहली t की वैल्यू कोई बता सकता है? 1976 माइनस 1980.5, तो माइनस 4.5 इंटू 2 ये कितना हो जाएगा? -9. फिर 1977 रखोगे तो माइनस 3.5 इंटू 2 -7, फिर -5, फिर -3, फिर -1, फिर 1, 3, 5, 7 और 9. क्या अभी तुम लोग ये पूरा फटाफट कंप्लीट कर लोगे एवरीवन? Yes, sir. किसी को कोई डाउट है? स्टिल एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? ठीक है चलो कंप्लीट करो फटाफट. हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? एनीवन गॉट द आंसर? हेलो 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 हेलो. कर रहा है सर. समझ रहा है? ये टैबुलेशन पूरा हुआ कि नहीं हुआ? वैल्यूज कोई बता सकता है? सम ऑफ y की, सम ऑफ t की? Sir, sum of y 42. सॉरी सम ऑफ y कितना है? 42. 40. Sir, 42. 42. 42. सम ऑफ t 0 है. सम ऑफ t स्क्वायर 330. 330 एंड सम ऑफ ty 140. 140. Sir, 148. 48. क्या a की वैल्यू किसी को मिली? 4.2. तो b की वैल्यू 0.44. कितना? सॉरी 0.448. 0.44. 448. 0.4. और 1987 के लिए y की वैल्यू मिली किसी को? अच्छा अभी यहाँ पे को अगर जिनका कंप्लीट नहीं भी हुआ है ना तो एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान से देख लो. टोटल हमने कितने क्वेश्चंस किए थे या हो गए अब तक? 6 क्वेश्चंस, करेक्ट? Yes. पहला था सीधा ग्राफ पे प्लॉट करना, सेकंड था 3 ईयरली, फिर नेक्स्ट था
4 ईयरली, फिर उसके बाद 5 ईयरली, फिर उसके बाद लीस्ट स्क्वायर मेथड ऑड ऑब्जर्वेशन, और फिर लीस्ट स्क्वायर मेथड इवन ऑब्जर्वेशन, है ना। देखो एग्जैक्टली यही 6 टाइप के क्वेश्चन तुम लोग के होमवर्क भी है, और समझ लो ये 6 क्वेश्चन तुम लोग ने घर पे आके कर लिया तो ये चैप्टर 8 मार्क का पूरा 8 का 8 मार्क बहुत इजीली तुम लोग को मिल जाएगा। मैं कौन कौन सा क्वेश्चन करना है ना वो तुम लोग को यहाँ पे मार्क करके दे देता हूँ। देखो मिसलेनियस एक्सरसाइज दिख रहा है तुम लोग को, इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 तो तुम लोग को मालूम है क्या होता है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 में दिख रहा है सबको स्क्रीन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का तुम लोग को क्वेश्चन नंबर 2 करना है, या मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, ये डेटा है ना, ठीक है। इस डेटा के लिए कौन सा 4 का फर्स्ट, इस डेटा के लिए तुम लोग को 3 ईयरली, 4 ईयरली और 5 ईयरली मूविंग एवरेज फाइंड करना है, और इसके साथ साथ fit a trend line, fit a trend line using least square method, and also find production for the year 1984, ठीक है। समझ गया सबको। डेटा कौन सा यूज करना है, यही पहला वाला, बोलो क्लियर है। Yes, sir. और इसके साथ साथ ये क्वेश्चन नंबर 7 का डेटा दिख रहा है को, तो 7th वाला डेटा यूज करके तुम लोगों को क्या करना है, फिट ए ट्रेंड लाइन। ये तुम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5th है। फिट ए ट्रेंड लाइन यूजिंग लीस्ट स्क्वायर मेथड, also obtain production for the year 2008। तो अभी वो जो लोग का क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं वो कंप्लीट कर लो, और कंप्लीट करने के बाद जो भी अभी टाइम बचा है अगर तो ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो, और फिर घर पे आके इनमें से जो भी बचा हुआ रहेगा ये पांचों तुम लोग को सॉल्व करना है। क्लियर, बोलो क्लियर है। Yes, Yes, sir. sir. क्वेश्चन नंबर 1 का डेटा उठा के ये चारों करना है और यही ऑर्डर में करना, और फिर क्वेश्चन नंबर 7 का डेटा उठा के ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। आई होप तुम लोग ये कंप्लीट कर लेंगे तो तुम लोग का 8 मार्क पक्का हो जाएगा। और साथ ही साथ जो प्रीवियस चैप्टर्स हम लोग ने किए हुए हैं वो भी तुम लोग साइड बाय साइड कंटिन्यू रखो। रिग्रेशन किया था इससे पहले, फिर कमीशन ब्रोकरेज, इंश्योरेंस एन्युइटी, लॉजिक, मैट्रिसेस, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, सारी चीज़ों को हर दिन देखो, हर चैप्टर में से एक एक दो दो क्वेश्चन करते रहने का, तो लिंक में रहेगा, कनेक्टिविटी रहेगी, भूलोगे नहीं, ठीक है। और ये तो कंपलसरी तुम लोग करके ही लाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कितने क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस बोलो। 5. 5. ये 5 क्वेश्चंस, ठीक है। तो अभी जिनका वो 6 वाला लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ ना वो कंप्लीट कर लो, जिनका हो गया है वो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं 3 ईयरली, जो अभी 15-20 मिनट है ना, स्टार्ट करो, जितना होता है करो, फिर जो नहीं रहेगा वो घर पे कर लेना, ठीक है।